कंप्लीट कर लिया था ये सर्कुलेटरी सिस्टम अपना कर लिया था। अब आज हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है हमारा? जो हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं हमारे बॉडी सेल्स में और एनवायरनमेंट में, जो भी हम इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो वो जो पूरा सिस्टम बनता है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ मसल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे और क्या प्रोसेस रहती है पूरी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी होंगी इस सिस्टम में, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करें तो हमारी जो रेस्पिरेशन होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो आपका हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर आता है कि जब हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं लंग्स और ब्लड के बीच में, तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं ब्लड और सेल्स के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये कैसे होती है इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि ब्लड और सेल के बीच में हो रही है तो इंटरनल रेस्पिरेशन होगी और अगर लंग्स और ब्लड के बीच में हो रही है तो हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी। ये यहाँ पे कुछ गैसेस का परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितना इंस्पायरेशन के टाइम पे और एक्सपायरेशन के टाइम पे हमारी जो गैसेस हैं वो किस अमाउंट में होती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है तो 78% ही हम इनहेल करते हैं और 78% ही हम एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन में देखें तो 21% हम इनहेल करते हैं और 16.4% एक्सहेल करते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा पूरा सिस्टम है, तो वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हर चीज़ के लिए। तो हम इनहेल तो ज़्यादा करते हैं लेकिन एक्सहेल हमारी कम होती है। अब CO2 में हमें क्या करना होता है? एक्सहेल हमें ज़्यादा करना होता है क्योंकि CO2 तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो 0.0% हम इनहेल करते हैं और 4.0% हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है? इसके बाद में हमारी ये 2 फेजेज़ रहते हैं, एक इंस्पायर जिसमें हमारे लंग्स एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेते हैं और एक्सपायरेशन में एयर लीव्स द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि हम जो हमारी साँस है या जो ब्रीथिंग हम करते हैं वो जब हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं तब एटमॉस्फेयर में उसे हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, पहले उसको समझ लो, फिर हम एक-एक करके बात करेंगे। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर वाले के अंदर हमारा क्या-क्या आता है? इसमें आएगी हमारी नोज़, जहाँ से हम ब्रीथिंग करते हैं। उसके बाद हमारा फेरिंक्स, इधर ये फेरिंक्स दिया हुआ है, फेरिंक्स और हमारा लैरिंक्स, यहाँ पे लैरिंक्स नहीं दिया हुआ, लैरिंक्स हमारा यहीं होता है गले में। तो ये तीनों मिलके नोज़, फेरिंक्स और लैरिंक्स मिलके हमारे अ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बनाते हैं, ठीक है? फेरिंक्स हमारा क्या होता है? किसी को पता है? फेरिंक्स क्या होता है? और लैरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स और लैरिंक्स में से जिसको भी पता हो बता सकता है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स। हाँ, लैरिंक्स का पता है, हर्षवर्धन बोल रहे हैं थ्रोट, फेरिंक्स को। अच्छा, देखो लैरिंक्स आप ठीक बोल रहे हो। लैरिंक्स हमारा होता है यहाँ पे जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है? जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। और फेरिंक्स हमारा क्या होता है? ये क्या किसको कनेक्ट करता है? माउथ, नोज़ और थ्रोट को लैरिंक्स और ईसोफेगस के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है? तो ये दोनों में ही काम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले पार्ट में भी और डाइजेस्टिव वाले पार्ट में भी काम आता है। तो इनको कनेक्ट करने का काम फेरिंक्स का रहता है। फेरिंक्स के भी अभी 3 पार्ट्स रहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो माउथ, थ्रोट और नोज़ को जो कनेक्ट करता है लैरिंक्स और ईसोफेगस के साथ में, इसे हम बोलते हैं फेरिंक्स। ठीक है? और ये जो हमारा ईसोफेगस आपको पता ही होगा, ईसोफेगस हमारा फूड पाइप रहता है, तो उसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, वो अलग पार्ट है, ठीक है? तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? नोज़, फेरिंक्स और लैरिंक्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बना रहे हैं।
लोअर रेस्पिरेटरी में बाकी की सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद क्या आएगा आपका ट्रेकिया। ये आपको ट्रेकिया दिख रहा है। ट्रेकिया हमारा क्या होता है? ट्रेकिया पता है किसी को? दीक्षा दुआ, विंड पाइप, वेरी गुड। ट्रेकिया हमारा होता है विंड पाइप। ठीक है। इसके बाद में ये हमारा ट्रेकिया नीचे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये यहाँ के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकियाई। जब हम दो को बोलेंगे तो ब्रोंकियाई बोलेंगे, अगर आप एक सिंगल को बोलोगे तो ब्रोंकस बोलोगे। ठीक है। जो कि दोनों लंग्स में जाके ये कनेक्ट हो जाती है। हमारा जो ट्रेकिया है वो यहाँ डिवाइड हो गया है दो पार्ट्स में, ब्रोंकियाई में। और इसको अगर एक को बोलना है तो आप ब्रोंकस बोलोगे। अब ये जो हमारा ब्रोंकस है या ब्रोंकियाई है, ये जाके देखो ये छोटे-छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जा रहा है। ये आपको यहाँ डिवाइड होता हुआ ऐसे दिख रहा होगा ट्री की शेप का। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। यहाँ लिखा हुआ है ब्रोंकियोल्स। ये हमारे ब्रोंकियोल्स हैं। और इनका जो एंड यानी कि टर्मिनल पॉइंट होता है ऐसे, लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं एल्विलाई। ये हमारा एल्विलाई है। ये जो आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको ज़ूम करके दिखाया है, तो जो लास्ट का पार्ट है इसे हम एल्विलाई बोल रहे हैं। ठीक है? ठीक है? इस एल्विलाई को हम एयर सेक्स भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये तो और ये पूरा मिलके बना रहा है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहले हमारी इसमें नोज़ आ गई, फेरिंक्स, लैरिंक्स आ गए, उसके बाद हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया हमारा 2 ब्रोंकियाई में डिवाइड हो रहा है। ये जो ब्रोंकियाई हैं वो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रहे हैं छोटे-छोटे, और इनका जो एंड टर्मिनल पॉइंट है वो हमारा एल्विलाई है। जहाँ पे जो आपका ये गैसेस का एक्सचेंज होता है वो यहाँ एंड टर्मिनल पॉइंट पे होता है। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत बेसिक था। इसके बाद में सारे जो पार्ट्स हमने पढ़े वो यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं। जैसे पहले नोज़ दे रखा है कि ये मेन रूट होता है जहाँ से कि एयर एंट्री होती है हमारी। ये डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट में। हमारी नोज़ के 2 पार्ट्स रहते हैं, लेफ्ट और राइट। और जो नेज़ल सेप्टम है उसे डिवाइड करता है। जो आपका दोनों नोज़ के बीच में एक हार्ड सरफेस रहता है, उसको हम नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। इट रिमूव्स डस्ट पार्टिकल टू एंटर इनटू द लंग्स। और उसके अंदर जो हमारे छोटे-छोटे हेयर्स रहते हैं, वो किसका काम करते हैं? ताकि डस्ट पार्टिकल हमारे लंग्स में डायरेक्टली एंटर ना हो जाए। और ये स्मेल के लिए सेंसरी ऑर्गन भी होता है। फेरिंक्स जैसे हमने पढ़ा एक लॉन्ग ट्यूब होता है। माउथ कैविटी और लैरिंक्स के बिहाइंड ये लाई करता है। रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में ये बिलॉन्ग करता है, दोनों के लिए ही काम करता है। और ये एयर और फूड का एक पासवे रहता है। उसके बाद में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा फेरिंक्स। एक है नेज़ोफेरिंक्स, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ फेरिंक्स एंड एसोसिएटेड विथ नेज़ल कैविटी। तो जो हमने फेरिंक्स देखा था पीछे, ये जो फेरिंक्स है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अपर, ये मिडल और लोअर वाला। तो अपर वाला तो नेज़ल के साथ में कनेक्टेड रहेगा, एसोसिएटेड विद नेवल कैविटी। ओरोफैरिंक्स यहाँ पे दे रखा है जो मिडल पार्ट है, वो ओरल कैविटी के साथ में, यानी कि जो आपका माउथ है उसके साथ में एसोसिएटेड रहेगा। और लैरिंगोफैरिंक्स जो है वो हमारा लोएस्ट पार्ट में रहेगा, और लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स के साथ में ये कनेक्टेड रहता है। तो इसके 3 पार्ट्स रहते हैं। तो अगर पूछे कि 3 पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं, तो नेज़ो, ओरो और ये लैरिंगोफैरिंक्स, यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स हो जाएँगे। ठीक है? फिर हमारा लैरिंक्स जैसे हमने पढ़ा कि वॉइस बॉक्स होता है, ये नेक में हमारे प्रेजेंट होता है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सिमेटली इतनी रहती है, 3.5 टू 4.5 सेंटीमीटर। स्पीच यानी कि बोलने में ये मदद करता है। प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा लैरिंक्स करता है। फिर हमारा ट्रैकिया था जो कि विंड पाइप आप लोगों ने बताया। 10 से 12 सेंटीमीटर का ये लंबा रहता है, सराउंडेड बाय 16 टू 20 सी शेप्ड रिंग्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज की रिंग्स रहती हैं इसके पूरे, आ, उसको सराउंड करके रखती हैं जिससे कि वो डैमेज ना हो। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक जेंट वर्टिब्रा इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकियाई। फिर ये नीचे जाके 2 ब्रोंकियाई में क्या हो रहा था? डिवाइड हो जा रहा था। ब्रोंकियाई हमने पढ़ी कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकियाई होती है। राइट वाली ब्रोंकियाई थोड़ी शॉर्टर और वाइडर होती है लेफ्ट से। Made up of complete ring of cartilage, it controls air entry, helps in respiration between the lungs and blood। ठीक है, ये वही सब चीजें जो हमने अभी डायग्राम में पढ़ी। फिर लंग्स होते हैं 2 स्पॉन्जी इलास्टिक एंड कोन शेप्ड ऑर्गन रहता है हमारा लंग। अच्छा, एक चीज और रह गई पीछे। हाँ, फिर यहाँ पे हमारे हमने एल्वेलाई तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमारे ये 2 लंग्स भी रहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ये हमारे लंग्स हो गए। लंग्स की जो
अपर लेयर रहती है, जो ये लेयर है, किसी को इसका नाम पता है? जो कवरिंग होती है, कवरिंग ऑफ लंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आंसर। आप बोल रहे हो प्लूरल। आर्यन ने बोला ठीक है, और कीर्ति प्लूरल बोल रहे हैं इसको। अ, वंशिका क्या पूछ रहे हैं, मैम प्लीज एक्सप्लेन टर्म हाइलिन कार्टिलेज। इससे पहले हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कार्टिलेज टिश्यूज वगैरह पढ़ रहे थे, तो ये हमारे हाइलिन एक कार्टिलेज होता है जो कि आपके जो बोन्स हैं उनको स्मूथली जॉइंट्स के ऊपर रन कर, क्या बोल सकते हैं इसको, एक दूसरे के ऊपर मूव कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो कार्टिलेज होते हैं वो एक सॉफ्ट स्मूथ टाइप के रहते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ना हो आपके वो ऑर्गन्स में। अगर फ्रिक्शन होगा तो डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। प्लूरा, ठीक है, हाँ, तो आपने ठीक बोला। ये जो हमारी इसकी जो कवरिंग रहती है इसको हम बोलते हैं प्लूरा। PL EURA, प्लूरा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मसल्स आती हैं। यहाँ पे आपका डायफ्राम रहता है, और डायफ्राम के यहाँ पे इंटरकोस्टल हमारी मसल्स रहती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ इन्वॉल्व रहती हैं इसके अंदर। फिर हमने लंग्स देख लिया, एल्वेलाई हो गई, और एक ये टर्म है, इसको भी याद कर लेना। जो हमारे लंग्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है या गैप रहता है उसको हम बोलते हैं मेडिस्टेनम। ये जो आप गैप देख रहे होंगे ये बीच में, ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं मेडिस्टेनम, ठीक है। और रेस्पिरेटरी यूनिट होती है पेरेन्काइमा ऑफ लंग्स। और हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या है, जहाँ पे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। ब्लड जो हमने अभी एल्वेलाई देखी, ठीक है, और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। अब देखो ये एक्सचेंज होता कैसे है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या बोलते हैं कि जो भी हायर कंसंट्रेशन में जो चीजें होती हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। जैसे एक रूम में आपने कहीं पे भी एक कॉर्नर में स्प्रे करा, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पूरा कमरा महकने लगता है। वैसे ही अगर कोई एक टंकी में पानी भरा हो, बड़ी टंकी में, तो वो छोटी टंकी जो खाली होगी उसकी तरफ पानी मूव होने लगेगा, अगर वो कनेक्टेड है तो। तो ये क्यों होता है कि जितनी भी गैसेज़ हैं, लिक्विड है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करता है। तो वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड कैरी कर रहा है, इसके अंदर O2 है, इसके अंदर CO2 दोनों ही प्रेज़ेंट है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारी एल्वेलाई है, जो हमारे सेल्स हैं, उनके अंदर भी क्या है, O2 और CO2 दोनों। सुधीर रावत बोल रहे हैं ऑस्मोसिस, यस करेक्ट, ऑस्मोसिस, वेरी गुड सुधीर। तो क्या होता है कि जिसमें भी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है वो दूसरी की तरफ मूव करता है। तो ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ये ज्यादा कैरी कर रहा है और CO2 इसके अंदर कम है। वहीं पे अगर एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन को ये ट्रांसफर करेगा एल्वेलाई के अंदर और यहाँ से CO2 ले लेगा, ठीक है। इसको हम पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस रहती है एक्सचेंज होने की गैसेस को। उसके बाद में ये कुछ कैपेसिटीज हैं, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको हम एक डायग्राम बना के समझते हैं। खाली है, ठीक है, यहाँ पे बना सकते हैं। देखो जब मेरे को ये पढ़ाया था मेरे टीचर ने, तो इसी डायग्राम से पढ़ाया था, तो मेरे को वो सारी चीजें थोड़ी याद हो गई थी। तो आई होप आप लोग को भी समझ में आएगा इससे। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये आप मान लो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो,
ये आपने ब्रीथ किया, इन्हेल किया, एक्सहेल किया, इन्हेल किया, एक्सहेल किया, इन्हेल किया, एक्सहेल किया। ये आप नॉर्मल अभी बैठे होगे तो आप नॉर्मली इन्हेल एक्सहेल कर रहे होगे। तो ये जो हमारा नॉर्मल इन्हेल एक्सहेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्हेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ। एक ब्रेथ में आप जो भी इन्हेल कर रहे हो या फिर एक्सहेल कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद में अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक लंबी सांस खींचिए या फिर मैक्सिमम इनहेलेशन करिए, कितना आप सांस को अंदर एक बार में ले सकते हो। तो आपने मैक्सिमम एयर को इनहेल किया, ठीक है? यहाँ तक आपने इनहेल किया। तो इस मैक्सिमम इनहेल को आप क्या बोलोगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर ये आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम इनहेलेशन पॉइंट है कि यहाँ तक आप इसको इनहेल कर सकते हो, ठीक है? ये आपने मैक्सिमम इनहेल कर लिया और ये आपकी पूरी क्या हो जाएगी? यहाँ तक टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी। टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी कि आप इतना इनहेल कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्सिमम इंस्पायर एक्सपायर करिए, यानी कि मैक्सिमम जो आपको सांस है वो बाहर छोड़नी है, तो आपने पूरी फोर्स के साथ में एक्सपायर किया, तो ये आपने यहाँ तक पूरा एक्सपायर किया। तो ये पूरी आपने जितनी भी आपके अंदर अ, सांस बची हुई थी वो आपने छोड़ दी। तो इसको क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमम एक्सपायरेशन पॉइंट, ठीक है? यहाँ पे आपने क्या किया? मैक्सिमम एक्सपायर किया, एक्सपायरेशन। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं होता है कि जब भी हम पूरा इनहेल करते हैं, पूरा एक्सपायर करते हैं, तो हमारे जो अंदर है वो थोड़ी भी गैस या एयर ना बचे। कुछ ना कुछ अमाउंट रह ही जाता है। तो जो ये अमाउंट रह जाता है, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जो भी मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद में जो भी वॉल्यूम हमारे अंदर रिमेन रहता है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? और फिर ये आपकी ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई, ये आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, ठीक है? और टाइडल वॉल्यूम के बाद अगर ये धीरे-धीरे बढ़ रही है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो ये कब किस कंडीशन में होता है? जब आप ये वाली कंडीशन है जब आप एक्सरसाइज करते हो। टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है? और ये पूरा मैक्सिमम इंस्पायरेशन से लेके ये पूरा मैक्सिमम एक्सपायरेशन तक, ये पूरा इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है? तो जो आप नॉर्मल ब्रीथिंग ले रहे थे, नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो, इनहेल करते हो एक ब्रेथ में या एक्सहेल करते हो तो उसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जो आप मैक्सिमम इनहेल कर रहे हो तो वो आपका मैक्सिमम इंस्पायरेशन पॉइंट हो जाएगा, या फिर उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल सकते हो। उसके बाद में ये आपका मैक्सिमम एक्सपायरेशन पॉइंट हो गया, और उसके बाद भी अगर आपके लंग्स में कुछ एयर बच रही है तो उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। फिर जब धीरे-धीरे टाइडल वॉल्यूम से आपकी ये बढ़ती जाती है टाइडल वॉल्यूम, तो उसको हम वो हमारी एक्सरसाइज की कंडीशन में होती है, और ये पूरा कंप्लीटली इंस्पायर मैक्सिमम एक्सपायरेशन से इंस्पायरेशन तक हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। आई होप ये टर्म्स आपको समझ में आई होंगी छोटी-छोटी। इसके बाद इसके बाद आता है हमारा एक टर्म है मिनट वेंटी वेंटिलेशन, जिसको हम वीई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे हम और क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम, ठीक है? अब मिनट से यहाँ देखो, यहाँ मिनट है, यहाँ मिनट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब होता है कि 1 मिनट के अंदर आप कितना एयर को ब्रीथ इन करते हो और ब्रीथ आउट करते हो। तो 1 मिनट के अंदर जो होगा हमारा उसे हम बोलेंगे मिनट वेंटिलेशन या फिर रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको लिख लेना नोट्स अगर आप बना रहे हो तो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा कि जो हम सिंगल इनहेल और एक्सहेल कर रहे थे। आपको अगर याद हो तो मैंने एक टर्म पढ़ाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में।
पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेटरी रेट। जितना हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर और जितना हमारा टाइडल वॉल्यूम है 1 मिनट के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिनट वेंटिलेशन निकल आएगा। अब सेम हमने उसमें भी निकाला था, कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम में भी निकाला था, तो उस टर्म को हम क्या बोलते थे अगर आपको याद है तो? जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम था मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। अगर किसी को याद है तो बताओ। कार्डियक आउटपुट। अच्छा, आर्यन बोल रहे हैं कार्डियक आउटपुट, तान्या बोल रही हैं ओके। तो वापस से चल के देख लेते हैं एक बार। ये था कार्डियक आउटपुट, ठीक है, जहाँ पे हम स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को 1 मिनट के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारा कार्डियक आउटपुट निकल के आ रहा था। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे मिनट वेंटिलेशन निकालने के लिए। टाइडल वॉल्यूम हमारा होता है 500 ml और 1 मिनट के अंदर जो हम एडल्ट की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट लेते हैं, उसे हम लेते हैं 12। तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6000 ml और जो टाइडल वॉल्यूम है वो ml में लिया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया 6000 ml। अगर मिनट वेंटिलेशन आपको पूछता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनट वेंटिलेशन और व्हाट इज़ द डेफिनिशन और व्हाट इज़ द फॉर्मूला, तो आप बताओगे कि respiratory minute volume is the volume of air breathe in and out of lungs every minute, 1 मिनट के अंदर। और ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में आपको टाइडल वॉल्यूम ये समझ में आ गया। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या आ जाएगा कि कितना आप द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। कितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हो प्लस जो आपका नॉर्मल आपने एक्सहेल करते हो। नॉर्मल एक्सहेल क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम आ जाता है आपका। तो दोनों मिला के आपका क्या हो जाता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी हमने अभी इसमें देख लिया था। उसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? वाइटल कैपेसिटी हो गया था। हाँ, एक बात और, जो आपका मिनट वेंटिलेशन है, मिनट वेंटिलेशन में क्या होता है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये लीनियरली बढ़ता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये बढ़ता जाता है। अब बढ़ेगा कैसे? आप मान लो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका ये नॉर्मल मिनट वेंटिलेशन है, ठीक है? नॉर्मल हो जब आप तो नॉर्मल है, फिर धीरे-धीरे आपने एक्सरसाइज करी तो ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। कैसे? आपकी जो 1 मिनट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट आएगी वो आएगी 12, लेकिन आप अगर जॉगिंग करना स्टार्ट करोगे, वॉकिंग करना स्टार्ट करोगे, तो ये 12 से या 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो जैसे-जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे ये मल्टीप्लाई भी बढ़ता जाएगा और यहाँ पे आपका जो अ, मिनट वेंटिलेशन है वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है? और दूसरी कंडीशन क्या होती है? अब देखो मैं ऐसी चीज़ों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछता है कि बताओ टाइडल वॉल्यूम क्या है या फिर बहुत बेसिक तो नहीं पूछता है। अगर वो ऐसे कॉन्सेप्चुअल पूछता है कि मान लो कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर एक्यूट एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या होगा? क्या आपका जो टाइडल वॉल्यूम है या मिनट वेंटिलेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा उस केस में? या फिर वो आपको रीज़न असर्शन में पूछ लेता है कि अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या इसका रीज़न ये होगा? तो उसके लिए भी आपको ये एक-एक चीज़ें देखनी होंगी। पहली कंडीशन तो ये वाली हो गई कि आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो मिनट वेंटिलेशन है वो बढ़ेगा। दूसरी क्या होती है हमारी कंडीशन कि जो हमारा जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा मिनट वेंटिलेशन है वो कम होने लगता है। यानी कि जब हम लंबे टाइम तक हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो जब स्टार्टिंग के फेज़ के कंपैरिज़न में बाद में हमारा जो मिनट वेंटिलेशन है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा शरीर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो एडॉप्ट करने लग जाता है। ठीक है? और इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टर्म थी मुझे याद नहीं आ रही, मुझे बताना था आपको। हुँ, हाँ, जब जब हम एक्यूट एक्सरसाइज़ करते हैं, जो हमारा पहली वाली कंडीशन थी, तो इसमें क्या होता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है। फिर आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आप मान लो जॉगिंग कर रहे हो, आपने वॉकिंग से स्टार्ट किया, फिर आपने जॉगिंग करना स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे आपकी हार्ट रेट भी बढ़ी, धीरे-धीरे आपका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा,
फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे आपकी हार्ट रेट बहुत तेज-तेज से बढ़ने लगती है। जब आप बहुत तेज-तेज वर्कआउट करने लगते हो, रेपिटेशंस लगा रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट भी बहुत तेज-तेज बढ़ने लगती है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं वेंटिलरी थ्रेशोल्ड। ठीक है? तो इसे भी आप याद रखना। अ, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे और ज़्यादा क्विकली ये आपका मिनट वेंटिलेशन बढ़ने लगता है, तो उसको हम वेंटिलरी थ्रेशोल्ड बोलते हैं। इसके बाद में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ये बता रखा है यहाँ पे। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू द बॉडी। बिफोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। बिफोर ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड और सेल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले सबसे पहले क्या होता है हमारा कि ब्लड और सेल के बीच में, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था एल्वेली और ब्लड के बीच में जो हम पढ़ रहे थे, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ गैसेस इन ब्लड एंड सेल। तो हमने अभी पीछे प्रेशर की बात करी थी, ऑस्मोसिस की बात करी थी, तो ये यहाँ प्रेशर का नाम भी लिखा हुआ है। पार्शियल प्रेशर की वजह से गैसेस में एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे-कैसे हो सकता है, तो यहाँ 3 तरीके लिखे हुए हैं। डिसॉल्व इन ब्लड, एक तो ये ब्लड में डिसॉल्व रहती है तो वहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ये 10% ट्रांसपोर्ट ही होता है इस तरीके से। बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड रहती है, जिसको हम बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। इस टर्म को भी याद रखना। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड रहती है, तो उसको हम बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। और तीसरा है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो फॉर्म होते हैं बाय प्रोडक्ट होते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के, तो उसमें भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है या फिर उसकी वजह से भी प्रेजेंट होती है। बाकी का फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दे रखा है। हायर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स pushes the oxygen in the blood vessels which have less oxygen pressure in than alveoli। ठीक है, तो ये हमने पीछे अभी डायग्राम में समझ ही लिया था। The blood vessels circulate blood to the body. Once the O2 comes into blood, it binds the free hemoglobin. This combination of oxygen and transportation। ठीक है, ये सब वही वही चीजें दे रखी हैं वापस से, इसको आप रीड कर लेना एक बार। हाँ, एक बात और कि ऑक्सीजन मसल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो इन मसल्स ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू मायोग्लोबिन। अब ये मायोग्लोबिन क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता सॉरी प्रोटीन होता है ये, जो कि आपके मसल्स में प्रेजेंट रहता है। मायोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन स्केलेटल मसल। अभी जब मसल्स का पूरा हम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो ये मायोग्लोबिन वगैरह बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स भी मसल्स के अंदर पढ़ोगे, जो कि पेपर में आ जाते हैं। जो बड़े मेजर मेजर पढ़ते हो, उसके अलावा भी जो छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं उनके नाम भी आ जाते हैं। पिछले से पिछले बार नेट के पेपर में भी आया था, तो उन चीजों को भी हम आगे देखेंगे मस्कुलर सिस्टम के टाइम पे। ठीक है। और ये ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ मसल्स में रहता है। myoglobin has greater affinity of oxygen than hemoglobin, but it can carry only 2 molecules of O2 in spite of 4 molecule carried by the hemoglobin। myoglobin की affinity ऑक्सीजन की तरफ तो ज्यादा होती है, यानी कि जो इसकी चाहत है ऑक्सीजन की तरफ वो तो हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है, लेकिन ये सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है, जबकि जो हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। ठीक है, ये तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम था। अब इसमें एक चीज और थी, मसल्स की जो हम बात कर रहे थे, तो जो मसल्स यूज होती हैं वो है आपकी इंटरकोस्टल मसल और डायग्राम या डायफ्राम, जो भी आप बोलते हो, डायफ्राम। ठीक है, तो हमारी 11 पेयर होते हैं इंटरकोस्टल मसल के। ठीक है, जैसे कि ये मान लो आपके लंग्स हैं, तो लंग्स के ऊपर आपको पता है रिब्स रहती हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, से जो रिब्स बनी होती हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे मसल्स होती हैं 2 तरीके की, एक तो ऐसे करके बनी होती है, एक अंदर की तरफ होती है। तो एक हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रहती है और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहती है। तो 2 तरीके की यहाँ पे मसल्स होती हैं इंटरकोस्टल में भी। और हमारा डायफ्राम रहता है नीचे, ये डोम शेप का मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है नीचे लंग्स के।
ठीक है? जब आप ब्रीदिंग करते हो तो पूरा ये श्रिंक होता है, फिर ये वापस अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है। तो ये मसल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम ये दोनों मिलके हेल्प कराते हैं ब्रीदिंग को ईज़ी करने में और रेस्पिरेटरी सिस्टम को आसानी से वर्क करने के लिए, ठीक है? इसके बाद हाँ, बस रेस्पिरेटरी सिस्टम में यही मेन चीज़ें थी। इसके अलावा हम सेकंड विंड है, ऑक्सीजन डेट है, वीओ2 मैक्स है, ठीक है? देखो, सेकंड विंड क्या होती है? The return of relative ease of breathing after the initial exhaustion that occur during physical exercise या फिर हम इसे बोल सकते हैं restored energy और strength। अब क्या होता है कि जब आप आपने ये ऐसा फील किया होगा जो भी लोग स्पोर्ट्स करते होंगे कि जैसे ही आपने मान लो रनिंग करना स्टार्ट किया, कंटिन्यूअसली आप रनिंग कर रहे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमें बहुत ऐसे प्रॉब्लम होने लगती है ब्रीदिंग में, गले में थोड़ी-थोड़ी मिर्ची टाइप की लगने लगती हैं, पेन होने लगता है बॉडी में, स्टमक में खासकर। तो उस टाइम में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस को करते रहते हो, मान लो आप दौड़ रहे हो, कंटिन्यू आप दौड़ते रहते हो, तो फिर कुछ टाइम बाद एक ऐसा पॉइंट आता है, जिसके बाद में आपका जो वो एग्ज़ॉशन वाला फ़ेज़ था वो ख़त्म हो जाता है और आप नॉर्मल होके फिर रनिंग करने लगते हो, ठीक है? पहले जो आपको प्रॉब्लम हो रही होती है उसे वो नहीं होने लगती है। तो उसी को हम बोलते हैं सेकंड विंड, द रिटर्न ऑफ रिलेटिव ईज़ ऑफ ब्रीथिंग जहाँ पे आप इज़िली फिर ब्रीथ कर पाते हो आफ्टर द इनिशियल एग्ज़ॉशन दैट अकर्स ड्यूरिंग फिज़िकल एक्सरसाइज़। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इनिशियली एग्ज़ॉशन जो आपको हो रहा था, वो कुछ टाइम बाद जाके ऐसा होने लगता है कि अब जो आपकी ब्रीथिंग है वो नॉर्मल होने लगती है। तो उसी फ़ेज़ को हम बोलते हैं सेकंड विंड या फिर इसे हम बोल रहे हैं रिस्टोर्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ। तो आपकी जो एनर्जी थी या स्ट्रेंथ थी वो रिस्टोर हो गई है वापस से। तो उसे हम कह रहे हैं सेकंड विंड। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। इसके बाद आता है अ, और एक और लाइन लिखी हुई है, अ पर्सन एबिलिटी टू ब्रीथ फ्रीली ड्यूरिंग बूल एक्सरसाइज आफ्टर हैविंग बीन आउट ऑफ ब्रेथ। यानी कि एक बार जब आपकी ब्रेथ जाने लगती है उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फिर उस पॉइंट के बाद में आपकी जो ब्रीदिंग है नॉर्मल होने लग जाती है और आप नॉर्मल फील करने लगते हो और अपनी एक्सरसाइज या रनिंग जो भी है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो वही हमारी सेकंड विंड होती है। अब वीओ2 मैक्स और ऑक्सीजन डेट, अब ये क्या होता है? वीओ2 मैक्स तो हमारी क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है ड्यूरिंग वर्कआउट, उसे हम बोलते हैं VO2 max। आफ्टर हेवी वर्कआउट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग बाय लंग्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर आप जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो, तो एक आपका एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड होगा, जहाँ पे आप मैक्सिमम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होगे, तो उसी पॉइंट को हम बोल रहे हैं VO2 मैक्स। अब ऑक्सीजन डेट क्या होता है? ये हमारे एवी हिल ने दिया था। अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द मसल टिश्यू टू ऑक्सीडाइज लैक्टिक एसिड। अब जब भी आप क्या करोगे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या होता है कि अ, आप मान लो आपने कोई भी 5000 मीटर 10,000 मीटर आप की कोई एक्टिविटी कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई फुटबॉल का मैच खेल रहे हो 90 मिनट का, तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है आपकी मसल को लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गन से। तो वहां पे जब सारी ऑक्सीजन लगती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन डेट हो जाता है, मतलब कमी पड़ जाती है ऑक्सीजन की। बाद में ही ये जब हम खत्म कर देते हैं अपनी एक्सरसाइज को, तो धीरे-धीरे बाकी लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज़ करने के लिए और बाकी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए फिर हम ऑक्सीजन वापस रिटर्न होती है और बाकी चीज़ें नॉर्मलाइज़ होती हैं। तो जो वो कमी हो जाती है ऑक्सीजन की, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन डेट। डिफरेंस बिटवीन VO2 मैक्स एंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ड्यूरिंग रेस्ट। तो जो हमारी मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन कर रहे थे और रेस्ट के टाइम पे जो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस दोनों के बीच का जो अमाउंट है, वो हमारा हो जाता है ऑक्सीजन डेट। एडिशनल ऑक्सीजन दैट टेकन इनटू द बॉडी आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यूरिंग रिकवरी पीरियड टू ठीक है, तो ये एडिशनल ऑक्सीजन होती है, जो एक्सरसाइज के बाद पूरी बॉडी में जाती है, जिससे कि रिकवरी पीरियड और जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएँ। तो वो कंडीशन रहती है हमारी ऑक्सीजन डेट की कंडीशन, ठीक है? तो आपको अ, VO2 मैक्स समझ में आ गया, ऑक्सीजन डेट आ गया और हमने एक और चीज़ क्या पढ़ी थी? सेकंड विंड। तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आई होप।
बाकी अभी जब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये सारी की सारी टर्म्स, सारी टर्मिनोलॉजी वापस से आएँगी, तो वहाँ पे भी हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। टर्म्स और थी शायद लास्ट में। ठीक है, इन टर्म्स को भी आप याद कर लेना। जब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ब्लड में, तो हम उसे बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। जब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू में हो जाता है, तो हाइपोक्सिया बोलते हैं उसे। लो ब्लड शुगर को बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया। जो हमारा रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है, मसल्स ऑफ ये हमने अभी पढ़ी थी, रेट ऑफ ब्रीदिंग, और ये 16 या हाइपोक्सिया, हाइपोएक्सीमिया और एपिग्लोटिस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? हुँ, आप यशवर्धन क्या बोल रहे हैं? मैम व्हाट इज़ बूल एक्सरसाइज़? बूल कहाँ दिया हुआ था? अच्छा, ये अ पर्सन एबिलिटी टू ब्रीथ फ्रीली ड्यूरिंग बूल एक्सरसाइज़। बूल एक्सरसाइज़ का मतलब है कि जब आप कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी कर रहे हो या फिर हेवी वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज़ कर रहे हो, तो उसको हम बोल रहे हैं बूल एक्सरसाइज़। बूल थोड़ा-सा हाई-फाई टर्म हो गया है यहाँ पे, थोड़ा ईज़ी लिखना चाहिए था। ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी रेस्पिरेटरी हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार हम अपना सिलेबस देख लेते हैं, कि क्या-क्या बचा है इसमें। तो इसमें हमने पढ़ लिया, ये सब आपको सर ने करा दिया होगा। सिस्टम स्केलेटन पढ़ लिया, सर्कुलेटरी पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी पढ़ लिया। मस्कुलर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्कुलर सिस्टम। और उसके बाद में डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, एंडोक्राइन भी इम्पोर्टेंट है, एनर्जी सिस्टम इम्पोर्टेंट है। ये 3 सिस्टम तो बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं ही। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मसल्स के क्लासिफिकेशन और मूवमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वीक और लगेगा एनाटॉमी में। उसके बाद में हेल्थ एजुकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और रिसर्च, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। रिसर्च और इससे तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है।
ठीक है? तो जितना भी